तो प्रवेश, आपका इस पे क्या कहना है, इस टॉपिक पे? So according to me, I will say it's a good step, and there is no differentiation. The reason being, ये ऐसा भी नहीं कि वेस्टर्न कल्चर है। इंडिया के अंदर भी पुरा काल से भी मदिरा का प्रथम रहा है। तो हमारे यहाँ भी बेसिकली बेवरेज के तौर पे इसको देखा गया है। तो आदत तो किसी भी चीज की बुरी हो सकती है, आदत तो पावर की भी बुरी होती है। तो हम लिकर को गलत नजरों से ना देखें, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो लिकर शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, but should be regulated and should not be prohibited. This is my personal opinion as far as the हम्म। this topic is concerned. और यहाँ पे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी लाइक टूरिस्ट को भी अलाउ किया जाता है कि दे कैन परचेज लिकर। सो लाइसेंस स्टोर्स अलाउ किए जा रहे हैं, लिकर स्टोर्स कुछ होटल्स में, जहाँ पे टूरिस्ट कैन परचेज द अल्कोहल फ्रॉम द लाइसेंस शॉप। सो ये रेगुलेटेड तरीके से कंजम्पशन को अलाउ किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी डिबेट कर सकती है कि कुछ स्टेट्स में जो मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू है वो लिकर से आता है, इस पूरी इंडस्ट्री से आता है। सो वहाँ पे दे आर नॉट रेगुलेटिंग इट टू दैट लेवल जितना रिक्वायर्ड है, जस्ट बिकॉज दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। सो दो एक्सट्रीम्स हैं। ये तो And कंप्लीटली बैन भी नहीं कर when सकते, we बैन करोगे तो इलीगली दैट वुड बी बीइंग मेड अवेलेबल टू द पीपल। या ज्यादा हुंच ट्रेजेडीज होंगी, जो हम बोलते हैं कि टॉक्सिक लिकर पीपल कंज्यूम, जो सस्ता लिकर होता है, एंड दे एंड अप डाइंग। सो दोनों एक्सट्रीम्स अलाउड नहीं है, रेगुलेटेड तरीके से, जैसे वी आर सीइंग इन दिस केस ऑफ गुजरात केस स्टडी, अलाउ कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो प्रवेश? no, I was saying same Diga. No, ओके। So economic scenario is turning benign. Challenge for the monetary policy is कैसे वो फैसिलिटेट करेंगे इस benign आउटकम को, जहाँ पे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हमें डाउनवर्ड दिख रहे हैं एंड ग्रोथ भी रोबस्ट है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन आउटलुक टू बी क्लाउडेड बाय वॉलेटाइल फूड प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन में जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड इंटरमिटेंट वेदर शॉक्स। सो दो मेन चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज हुई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से प्राइसेस दे आर फ्लक्चुएटिंग, दे आर मूविंग अपवर्ड्स। क्रूड ऑयल प्राइसेस की आप बात करो, रिसेंटली जो हूथी रेबल्स ने अटैक किया ऑन द रेड सी, तो उसकी वजह से फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन स्केल अप, दे कैन जंप अप। तो ये कुछ कंसर्न्स है अराउंड इन्फ्लेशन फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। सो ग्रोथ रिमेन्स रोबस्ट। नाउ वी हैव टू टेक केयर कि इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे होना चाहिए, कितना उसको कम करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न अभी है। ये नहीं बोल सकते कि वी हैव सक्सेसफुली कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट फिर ये भी बात आ जाती है कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में इतना इफेक्टिव नहीं होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहां पे हम कहाँ किस हद तक ये जो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है बिटवीन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन वर्सेस दी प्रमोटिंग ग्रोथ, तो कितने हद तक हम उसको कर सकते हैं। सो ग्रोथ भी, क्योंकि इट रिमेन्स रोबस्ट, तो ज्यादा हाई लेवल पे अगर रेपो रेट रहेगा तो दैट विल नॉट सपोर्ट मोर ग्रोथ। सो प्राइवेट सेक्टर के रोल की भी हम बात करते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नीड्स टू गो अप। सो फॉर दैट ऑल्सो रेपो रेट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन। सो ये पूरा लाइक कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो है अराउंड दिस। तो कल हमने लिया था कि चाइना बैन्स द एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। तो रेयर अर्थ मिनरल्स का भी हमारे पास सप्लाई नहीं इतना एडिक्वेट, उस पर भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो टेक्नोलॉजीज पे भी चाइना ने बैन लगा दिया। सो दैट वुड नाउ नॉट बी मेड अवेलेबल टू द अदर कंट्रीज। तो ये यही दिखा रहा है कि चाइना का डोमिनेंस जिन एरियाज में है, चाइना उस मोनोपोली पावर को अनएथिकली यूज कर रहा है। सो 90% ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट चाइना अकाउंट करता है रेयर अर्थ्स का। So 17 metals हैं which are used to make magnets for use in electric vehicles and other electronics. तो इसलिए rare earth elements like lithium, uranium, ये सब important हो जाते हैं। Uranium for the perspective of nuclear energy, lithium is from the perspective of electric vehicles, green energy transition, battery storage infrastructure के लिए। Health sector regulated. This is also a completely repeated topic that we took up yesterday. Switches e-buses aiding in reducing the emissions. So public transportation में हम e-buses की बात कर रहे हैं. Green kilometer globally through its electric buses. So green kilometer, important term. Diverse range from electrifying the roads and dominating public and urban transportation with a diverse product range
to powering the mid-mile and last-mile segment with the series of electric buses. So we can look at Switch Mobility Limited. ये एक example हो सकते हैं, वो manufacturing electric buses in India. So अशोक लेलैंड का एक ये electric vehicle arm है, Switch Mobility. Switch is again electricity से आप इसको remember कर सकते हो कि switch on, switch off. So watered down resolution क्या है on the aid to Gaza? UN has approved this. UNSC adopted a watered down resolution calling for immediately speeding up the aid deliveries to desperate civilians in Gaza, but without the original call for an urgent suspension of hostilities between Israel and Hamas. तो इसलिए इसको watered down resolution बोला जा रहा है कि humanitarian aid तो speedily available होना चाहिए to the Gaza civilians. बट जो एक्चुअली जो चीज जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है हॉस्टिलिटी है बिटवीन इजराइल एंड हमास उसके यहाँ पे बात नहीं की गई है कि वो भी अर्जेंटली सस्पेंड किया जाना चाहिए जो टेंशन है जो मेन रीजंस है या उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे तो इसलिए इट इज कॉल्ड वाटर डाउन रेजोल्यूशन. So US again plans to sanction the banks that help the Russia's war. तो हमने देखा स्विफ्ट सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इम्पोज की गई कि $60 पर बैरल से ज्यादा का आप इस प्राइस पे क्रूड ऑयल नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो. बट डिस्पाइट दी सैंक्शंस क्योंकि रशिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है एंड सैंक्शंस का कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है रशिया पे. सो अब बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है कि जो बैंक्स हेल्प करेंगे रशिया को वॉर में उनके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट हो सकता है इसका. एंड so they were sending a message to the financial institutions that they have a very stark choice. US official voiced the hope कि यूरोपियन और US banks जो हैं they will while not directly invested in Russia they would pressure the partners जो operate करे उस country में. So इनको secondary sanctions हम बोल सकते हैं. Okay, so now we'll take up Indian Express newspaper. Delhi, Paris pact Macron to be the chief guest after Biden is not available. So France has been an early backer of India's candidature for UNSC permanent membership, and it was also not critical of Delhi जो हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे because उस टाइम पे यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे. तो इवन ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस वाज नॉट अगेंस्ट इंडिया और वी कैन से इट सपोर्टेड इंडिया. टाइज हैव डीपेंड इन केस ऑफ डिफेंस. राफेल जेट्स की हमने बात करी, डसॉल्ट एविएशन, न्यूक्लियर स्पेस में, स्पेस कॉपरेशन. Therefore, the choice of the French president when India was looking for a chief guest at a short notice, it was natural. So we've completed 25 years of even our strategic relationship. So Doklam की location एक तो Doklam it is at the tri junction between Bhopal, Bhopal नहीं, Bhutan, India and China. So Doklam remains a challenge. Influx from the Myanmar in the north Manipur is the new trend. So we are seeing non-state actors का intrusion, how they are misusing the current situation, जो we can say कि volatile situation है मणिपुर में due to the ethnic violence. They are indulging in more drug trafficking, even human trafficking also. And कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बोल सकते हैं they adding fuel and fire. Talking about challenges posed by increased influx of migrants from Myanmar. So we need to know कि जो कौन सी बाकी स्टेट्स है इंडिया में जो म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है. प्रवेश, करुणा.
वी हैव अरुणाचल। आवाज आ रही मानसी? हाँ जी, आ रही है। अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो ये 4 स्टेट हैं। यस, ठीक है। सो यू कैन शेयर द मैप ऑल्सो इन द ग्रुप। पास इसी एंड रीजन के पास चुम्बी वैली है। तो हम्म वो कहाँ पे, इंडिया में कि वो चाइना में है? अरुणाचल इंडिया में है। इंडिया में है। हाँ, कौन सी स्टेट में, ये भी देख लो। अरुणाचल में ना। ओके, अरुणाचल में वी हैव द चुम्बी वैली। एंड इसके अलावा अरुणाचल, आई गेस। सिक्किम में, देखना सॉरी पड़ेगा। सिक्किम में है हाँ करना ही। जी। हम्म। ठीक है। और इसके अलावा फ्री मूवमेंट रिजीम भी है विद म्यांमार, जिसका हम बोल सकते हैं कि मिसयूज किया जा रहा बाय दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। सो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एंड हाउ वी कैन से कि व्हाट आर द न्यूली इमर्जिंग चैलेंजेस एज फार एज द इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, और वी कैन से कि बॉर्डर सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड. So, with the fighting intensifying, migration, which was earlier limited to only Mizoram, Myanmar border, it has now started expanding to northeastern side. So earlier refugees were only coming into the southern part of Manipur, but now we see यहाँ पे page number 4 पे कि they have started coming towards the northern part of Manipur also. So मिजोरम में सिर्फ पहले हम refugees, migrants की बात करते हैं. Illegal immigrants, they have traditionally posed security challenge for the border guarding forces, as there is a chance of merging with the local population, involvement in the smuggling of narcotics and contraband. So free movement regime जो mention कर रहे थे अभी हम, provide provisions, they pose additional challenges to the forces. So और difficult हो जाता है because of the free movement regime. इसमें मुझे मानसिक 2 चीजें और बतानी है हाँ जी. कि म्यांमार के साथ अ, एक तो म्यांमार, जैसे हम अफगानिस्तान में, ईरान में पोर्ट बना रहे हैं, इस तरीके से म्यांमार में भी हमने एक पोर्ट बनाया है। तो उसका नाम है अ, सितवे पोर्ट. सितवे पोर्ट। और इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फेरी सर्विस भी चलती है, तो वो चेन्नई, मतलब तमिलनाडु से होकर के, और वह म्यांमार जाती है। ठीक है. तो ये अचीवमेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लिखा भी है नॉर्थ ईस्ट में. फंड्स फॉर द ट्रांस अरुणाचल हाईवे ऑलरेडी बीन सैंक्शन कंस्ट्रक्शन. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओवरऑल हम बात कर रहे हैं. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू तवांग, कंस्ट्रक्शन मल्टीपल रोड्स इन दिबांग वैली. तो ये भी देख लो दिबांग वैली कौन सी स्टेट में है. फास्ट ट्रैकिंग द दिबांग कंस्ट्रक्शन. अरुणाचल में है ना, अरुणाचल दिबांग वैली तो, ओके. दिबांग रिवर है ना अरुणाचल में, वहीं पे है। हम्म. ठीक है. सो यहाँ पे एडवर्टिजमेंट फ्रॉम यूपी, यूपी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ. तो कैसे इट इज इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ आने वाले टाइम में. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स की आप बात करो, सिविल एविएशन सेक्टर की आप बात करें, जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद एग्जांपल, रेलवे नेटवर्क, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अभी हम बात भी करते, रिसेंटली लॉन्च्ड बिटवीन मेरठ टू दिल्ली, and dedicated freight corridors and multimodal waterways. तो ये हो गया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट. पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस. सो 25 sector specific policies हैं which are crafted to address nuanced requirements. Incentives दिए जा रहे हैं. लैंड अवेलेबिलिटी, abundant land reserves exist करते हैं, strategically distributed among key economic zones, and apart from this industrial areas and parks are being constructed. Bulk drug parks बनाए जा रहे हैं, textile parks बनाए जा रहे हैं, and GIS enabled land bank integrated with the Government of India portal. तो एक important point ये है, unique point. GIS enabled land bank, लीडिंग लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब, स्टोरेज में लीड्स इंडेक्स की हमने बात करी. गेटवे फैसिलिटेटिंग द ट्रेड लिंक्स विद बोथ ईस्टर्न एंड सदर्न एक्सपोर्टिंग हब्स. तो लोकेशन ऑफ यूपी इज इम्पोर्टेंट. कंटेनर डिपोज हैं, एंड इंडस्ट्री स्टेटस इन द वेयर हाउसिंग एंड और लॉजिस्टिक सेक्टर. सो विल गेट मोर. highest highest share of EDFC. तो what is EDFC? सो EDFC, इकोनॉमिक सर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, या ईस्टर्न इकोनॉमिक, डेडिकेटेड होगा. तो यानी कि जब लैंड अवेलेबिलिटी होगी
तभी आप लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को प्रमोट कर सकते हो। हाँ जी। लैंड लैंड बैंक होने के बाद ही आपके पास इनलैंड कंटेनर डिपोज और जो रेल लिंक टर्मिनल है उसकी वायबिलिटी और बढ़ जाती है। इसका मतलब है जो गति शक्ति प्रोग्राम भी है उसके अंदर एक ही लीडिंग एग्जांपल हो सकता है। इसीलिए यूपी कहता है दैट वी आर वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेट्स टू डू बिजनेस। हाँ यानी जो रैंकिंग्स हैं बीआरएपी रैंकिंग 2019 और इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करो और साथ में जो एक ये कीवर्ड यहां पर है कि लार्जेस्ट डिजिटल सिंगल विंडो। तो whenever the question is coming up in general studies paper 3 or even when you are talking about essay, अगर आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से एक बड़ा वर्ड लेके आते हो क्योंकि ये सारा तो लिखा नहीं जा सकता समझने के लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये अपने आप में एक केस स्टडी हो गई। हाँ जी। इसीलिए सब चीजों के लिए चाहिए एक्सटेंसिव ह्यूमन वर्कफोर्स और वो वर्कफोर्स आएगी स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण। इसका मतलब है कि यूपी जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से इंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं, क्या इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स दिए जा रहे हैं, क्या स्किल के देने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई क्यों है। बट यू कैनॉट टेक अवे इन क्रिटिकल टर्म्स सारा का सारा क्रेडिट क्योंकि जब आप प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हो आईआईटी कानपुर आईआईटी बीएचयू एंड आईआईटी लखनऊ आईएम लखनऊ तो इनका रोल दूसरे तरीके से है। एडटेक स्टार्टअप्स हैं तो लेकिन क्या एडटेक स्टार्टअप्स और बाकी इंक्यूबेटर सेंटर से क्या वहां का सोशियो कल्चरल माहौल चेंज हुआ है। सो दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज राइट। जब आप इन कंक्लूजन्स की तरफ जा रहे हो तो आप लिख सकते हो। बट व्हेन वी कंक्लूड तो वी कैन से एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंड्यूरिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है क्योंकि इंडिया का 9.2% जीडीपी ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अराउंड 10% है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है कंट्री की यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके कंपेरेबल आपको देखना पड़ेगा। रैंक जो एक्सपोर्ट्स में वो भी बढ़ा हुआ है एंड लार्ज कंज्यूमर बेस भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो जो कैपिटल आउटले यानी कि कितना पैसा जाएगा मतलब कितना पैसा है आपके पास लगाने के लिए वो पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ा है। सो जो लास्ट एग्जांपल है वो आप ले सकते हैं जब आप बात करते हो कि इंडिया क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा। यूएस तो 25 ट्रिलियन है और वो बहुत पहले से है तो हम क्या बन पाएंगे। तो ऐसे करके आपको इसको देखना पड़ेगा स्टैंड अलोन देखने से अब हमारा लेवल और ऊपर नहीं उठेगा इसलिए वी हैव टू सी इन दैट वे। कैन यू मूव फॉरवर्ड। हाँ जी सर। जी सर। अब ग्रैप 3 की बात होती है जब हम बात करते हैं जीआरएपी स्टेज 3 तो हमने बार बार देखा कि बार बार न्यूज में आया लेकिन जीआरएपी यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है क्या वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। क्या जो आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो टूथलेस है। लॉन्ग टर्म में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में कैसे आप व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करोगे या हमेशा आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्ट पे डिपेंड रहोगे और वार्निंग रहेगी और वो भी पोल्यूशन के कारण और प्रॉब्लम होगी। जो न्यूज क्लिक केस वी heard that the news click case is not an example of high handedness of the executive in one go. It is an example कि कैसे एक thin line है कम्युनिकेशंस मीडिया जर्नलिज्म और जो आप किस पर्सपेक्टिव से आप रिपोर्टिंग करते हैं। कैसे मीडिया जर्नलिज्म भी जब 3 महीने में अगर पुलिस अपना प्रोब खत्म करके बोलती है कि ये गलत है कैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज को मीडिया भी प्रमोट कर सकता है और कैसे नेशनल सिक्योरिटी के कॉस्ट में उसको रोका जाना जरूरी है। क्योंकि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को अगर आप इंडिया के पार्ट नहीं दिखाते और इस तरह के आप पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बात करते हैं देन केस तो बनता ही है। अगर उसके नीचे भी आप देखोगे कि गुड़गांव कॉप हेल्ड फॉर रेपिंग टीन हायर्ड टू केयर फॉर हिज एजुकेशन ये एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं एंड फॉर दैट दिस इज अ वेरी वेरी हॉरिबल एंड वेरी वेरी रिग्रेटेबल एंड शेमफुल। अगर ऐसा हुआ है कि जो पुलिस फेटर्निटी है जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी इस प्रकार के हीनियस क्राइम जो कि रक्षक या भक्षक बन गए तो आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है जब बात आती है क्रिटिकल एंगल से जब आपको किसी आंसर में लिखना पड़ता है तो आप अपनी बात को समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। बाकी तो आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो माहौल है which is there prevalent in the urban cities basically villages में भी है but urban cities are mostly responsible क्योंकि slaves
और वर्किंग चिल्ड्रन की बात होती है। साइड में इरकॉन का एक एग्जाम्पल है, इरकॉन का ऐड है, वो भी आपको देखा, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। इरकॉन सर नवरत्ना कंपनी है। नवरत्ना है, लेकिन उसके आगे भी आपको पता होना चाहिए, जो उसके रोल और उसकी बातें। चलिए आगे चलिए। जी। हम बात कर सकते हैं फूड फॉर थॉट। तो क्या मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट बता रही है फूड फॉर थॉट, लग्जूरियस चीजों से आप इसको एसोसिएट करोगे या विद द हेल्दी लाइफस्टाइल आप एसोसिएट करोगे? किसान दिवस। सो स्ट्रैटेजिक व्यू। प्रवेश जी आप बताइए कि जब आप बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए 3 एलिमेंट क्या हो सकते हैं? तो पहला तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिल्कुल। फार्मिंग, बिल्कुल। जिसमें कि हम बात भी कर रहे हैं मिलेट्स कल्चर की, तो उसको यूज किया हम्म। जा सकता है। ऑर्गेनिक दूसरा। फार्मिंग की तरफ बढ़ा जा सकता है, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ा जा सकता है। और उसके भी कुछ जो यूनिक चैलेंजेस हैं उनको भी टाइमली डील किया जा सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड नहीं है, तो हमारी जो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड नहीं है। आलू की हाँ, खेती तो इसी करवाते हैं। तरह बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, लेकिन जैसे कि ये एक एस्से है अपने आप में, केस स्टडी है, यू ऑल मस्ट टेक आउट सम की पॉइंट्स फॉर है, अपने आप में बहुत कॉम्प्रहेंसिव है ये, अगर इसको ध्यान से देखा जाए। सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और वो सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए एग्रीकल्चर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बन जाती है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हो तो उसमें बताया है कि कैसे जीडीपी पर्सपेक्टिव से एक मेयर 15% इसको मतलब देखा जाता तो उसका अंडर एस्टिमेशन है। रियलिटी में तो ये बाकी जो 85% है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन सफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए भी वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मिल्क के भी, पल्सेस के भी, जूट के भी। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के, व्हीट के, शुगर केन के, ग्राउंडनट के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट एंड कॉटन के। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। और हम स्पाइसेस, फिश, पोल्ट्री, लाइवस्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप के भी वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। अब ये सारे फैक्टर आप आंसर में एक साथ नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर आपको ये 2 बार भी याद है या आपको ये बात का अंदाजा है तो आपके आंसर की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि मुझे किस तरह का भाषा यूज करना है। तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जैसा मैंने कहा, जब आप सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स की बात करते हो तो शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में अगर हम देखें वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 40% जो मील्स हैं वो ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर हैं, और वो, लेकिन अगर बात करें तो ऑयल सीड्स के लिए ज्यादा सूटेड है, क्योंकि लेस वाटर इंटेंसिव है ऑयल सीड, उस तरीके से पल्सेस भी हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, यानी सब्सिडी हो गई, इंसेंटिव्स हो गए, वो भी शुगर मिल्स को बढ़ाने में उन्होंने मदद की है। अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र की, सो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने पॉजिटिव होकर सपोर्ट किया था। तो प्रवेश, क्या हम कह सकते हैं कि अभी वही चीज हमें चलानी चाहिए कि कुछ चेंज होना चाहिए? सर ऑलरेडी जो अभी हमने इनिशिएटिव लिए तो पहले हमें वही चलाने चाहिए, रादर कि कुछ नया बनाए। तो आप कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन ही होती रहनी चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा महाराष्ट्र के अंदर शुगर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर ये वर्तमान में देखें तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा प्याज की खेती भी होती है, कॉटन भी होता है, पल्सेस के अंदर भी डोमिनेंट है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो सर ऑलरेडी है ही। लेकिन जो ऑयल सीड की फर्टिलाइजर तरफ हमें प्रॉब्लम बढ़ना चाहिए, ऑयल सीड की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ऑयल सीड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। नाबार्ड और आईसीआरआईआर ये भी स्टडी करते हैं इन्होंने। पंजाब और हरियाणा में जब हम टॉप राइस और व्हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसा कि हम आर्टिकल में देख सकते हैं, यानी पूरे इंडिया का तकरीबन 15% राइस प्रोडक्शन यहां से हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन वर्ल्ड के टॉप वाटर रिस्क जोन में भी आ गया साथ साथ में ये, यानी दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, ये जेओपार्डी हो गया। मानसी, तो व्हाट शुड बी डन इन द नियर फ्यूचर, और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द गेम प्लान? So game plan for these two states should be firstly technological intervention, more crop per drop, and shift in the cropping pattern from to the climate हाँ बिल्कुल। resilient crops. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है, उसका भी रोल है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चाहिए वो भी अपना रोल प्ले करे, बजाय कि ये हो रहा है गलत हो रहा है, वो बात तो बिल्कुल सही है, एक आगे का कॉन्फिडेंट एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, उन्होंने समय समय पर बताया है कि कैसे हरियाणा और पंजाब और जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो नॉन रिन्यूएबल एक तरीके से लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर ही सिर्फ नहीं, यहाँ सिर्फ क्योंकि ग्राउंड वाटर की बात हो रही, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया। तो क्रॉप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें शिफ्ट करना चाहिए
उसके लिए स्टबल बर्निंग जो हम बात करते हैं वो भी एक रिलेटेड एलिमेंट फिर सॉल्व होने की बात रहेगी। तो राइस प्रोडक्शन का तो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया जैसे उड़ीसा और बंगाल वहां पर भी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी हमने देखा, इवन इन इलेक्शंस आल्सो पैडी प्रोक्यूरमेंट वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। तो पॉइंट इज दैट हरियाणा एंड पंजाब को कैसे आप इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस से 2030 तक बचाना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास जैसे हरियाणा के केस में प्रवेश के आप एग्जांपल दे सकते हो किसी फॉरेन कंट्री का जिसने एग्रीकल्चर में हेल्प किया? कोई और एनी अदर पर्सन कैन गिव मी एन एग्जांपल? जब हम देखते हैं हरियाणा के केस में, तो हरियाणा के इजराइल है। इजराइल, यस वेरी गुड दिव्या, थैंक यू वेरी मच। इजराइल ने बहुत हेल्प की है। इजराइल ने अलग अलग टाइप का मॉडर्न एडवांसमेंट एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, उसकी वजह से हरियाणा ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दे आर रियली रियली अप्रिशिएबल, उसको आपको अपने आंसर में लाना चाहिए। ऐसे इसलिए हमने पहले किसकी बात की? पहले हमने बात की महाराष्ट्र की शुगर केन की, दूसरी हमने बात की हरियाणा पंजाब की व्हीट और राइस से, तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया राजस्थान के मिलेट्स का। वो भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल है, ये प्लस पॉइंट है। प्रोडक्टिविटी मिलेट्स की डबल हो गई है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। नेट प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। सोइंग सीजन की स्पाइक है, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला उन्होंने कि हमारा ध्यान है कि कोई भी खेती में कमी ना होने पाए। दैट इज वाई 2023 is the International Year of Millets, but we have to make sustained efforts. So all these agencies जिनके नाम हमने पहले पढ़े, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे फिर वो ICRIER है, चाहे फिर वो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे फिर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर, क्योंकि सब स्टेट्स में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो इसीलिए जो इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो पूरे इंडिया को मिलाकर होता है। इंडिया के अंदर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीन्स और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, ये 4 कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च जो सिस्टम को बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि आप हमारे यहाँ हमारे यहाँ लैंड डाइवर्सिफिकेशन को, या फिर आप कह सकते हो लैंड फ्रैगमेंटेशन को नहीं रोक सकते, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। वी मस्ट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना जो फाइनेंशियल ईयर जैसे 2021 और बागी भी दिया हुआ है, कि कितना आखिर कितना, क्या वो जो पैसा दिया जाता है बजट में, जैसे 7,762 करोड़ रुपए की बात की, तो क्या वो बहुत है? क्या डिफेंस या बाकी आप एरियाज की बात करते हो जैसे पूरे वर्ल्ड का वो तो फिनोमेना है, क्या उतना काफी है? सो वी हैव टू सी दैट एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर कैसे बढ़ाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इन योर आंसर। और अगर आप बात करते हो उसके बाद कि क्या होना चाहिए, टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का तभी फायदा है जब वो टाइम से आए। चेन्नई में फ्लड्स आई, टाइमली अगर आपने बताया भी, अगर उससे, हम तो अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द विलेजेस? अगर विलेजर्स को 2-3 महीने में अपने घर को संभालने में ही लग जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा, तो फसल क्या बचाएगा? उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। एंड फार्मिंग के जो ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंट कैसे बनाए? ड्रोन जो और सैटेलाइट इमेज, दिस मस्ट बी पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। So as a district administration in the future, you can always think and you can always put certain kind of idea into it. Supply chain management भी इसी तरीके से हेल्पफुल होगा, तभी आप बेटर तरीके से मार्केट इंफॉर्मेशन और चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। प्रवेश, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट, और इट इज इन द अदर लिस्ट? Sir, it is a state subject. State subject. So what is required so that agriculture becomes a dominant theme rather than सिर्फ फार्मर्स को सब्सिडी दे दो या फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट दे दो? एग्रीकल्चर अपने आप में मुद्दा कब बनेगा? सर एग्रीकल्चर अपने आप एक मुद्दा है ऑलरेडी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कब बनेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट डिपेंडेंट सेक्टर, तो वो भी सर हमारा एग्रीकल्चर ही है। लार्जेस्ट जो डिजास्टर आप के पॉइंट टू पॉइंट बात बताइए कि कैसे बनेगा। अर्थ ये है, फिर ये हालत ना होती, ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात होती, और ना फिर फार्मरिंग से छोड़ के लोग भागते, और ना लैंड ग्रैबिंग जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बचती, ना जो फार्म लैंड बिल्स थे वो पास होने से इस तरह का माहौल होता। सो फार्मिंग, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सेंट्रल मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पे जाके देखिए कितनी बात होती है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कीजिए। जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उसके अलावा ये आम जीवन का मुद्दा नहीं है। कभी ये ऐड नहीं आता कि आप आइए किसान के लिए ये कीजिए, क्योंकि किसान को किसान और जवान दोनों को ऐसा नहीं माना जाता, और माना जाना चाहिए। तो इस तरीके का कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर मेरे हिसाब से एक ही इसका उपाय है, हम स्मार्ट सिटी की जगह, मतलब स्मार्ट सिटी तो फोकस कर ही रहे हैं,
स्मार्ट विलेज फोकस करने की जरूरत है सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, आपको देखना होगा कि ये पीएसयू है कि ये प्राइवेट सेक्टर का बॉडी है, ये कैसे है और इसका ऐसे जो बॉडीज है उनका रोल क्या है। चलिए आगे। जब हम बात करते हैं सिटी की, किसी भी सिटी की, जब आपने अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, आपने आंसर्स भी लिखे हैं, तो उस आंसर्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे 9 techies इंजर्ड एज लिफ्ट क्रैशेस फ्रॉम 8th फ्लोर, एक न्यूज आती है। इसका मतलब ये है कि भाई घर तो छोड़ो, ऑफिस भी सेफ नहीं है। अब आप उसके साथ में बगल में आपके आता है कि बिल्डिंग डिक्लेयर्ड अनफिट, ये भी अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तीसरा, जब सोशियो इकोनॉमिक क्राइम की बात करते हैं तो वुमेन पुल्ड आउट ऑफ ए ई रिक्शा बाई स्नैचर, एक वुमेन को जो अरुणाचल प्रदेश की थी, बड़े दुखदाई बात है। और वो जो है अपनी इंजरीज को नहीं, मतलब वो शी इज नो मोर, इज वेरी सैड। और ये भी आपके ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रहा है। ऐसा आप बॉम्बे को लोगे, बॉम्बे में भी कुछ ना कुछ आएगा। दूसरी तरफ आप ई बसेस की बात कर रहे हो, यानी पोल्यूशन भी यही है, प्रॉब्लम भी यही है, सॉल्यूशन भी यहीं से निकालना पड़ेगा। आगे चलिए। रिज मैनेजमेंट और रिज डिसॉल्विंग, यानी कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो भी फॉरेस्ट लैंड है, जो भी ग्रीन लैंड है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये भी एक अर्बनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी हम बात नहीं करते। हम कब बात करते हैं? रोहिणी कोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो क्या डिस्पेंस करेगा जस्टिस, जब मिनिस्टर का ही कहना है कि वहां का स्टेट बहुत डिप्लोरेबल है। सो इफ द रोहिणी कोर्ट इटसेल्फ इज इन डिप्लोरेबल स्टेट, तो वहां के लॉयर्स और वहां के जो जजेस हैं, आप उनको सोचिए कि वो कितने बेचारे कंप्लेन करते होंगे। आम आदमी की कंप्लेन तो बाद में सुनी जाएगी, जब उनकी खुद की कंप्लेन नहीं होगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, जब आप पार्लियामेंट और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में करते हो, तो सिटी का कुछ होप आए, इसकी होप आंसर में आनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट यू शुड ब्रिंग इन योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, नीचे करिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे बट अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन, कम से कम आपकी ये न्यूज आती है। कहाँ आती है न्यूज? फ्रंट पेज पे आती है, साइड में आती है, क्या होता है? तो आपको इस तरह के कोट्स को ध्यान देना चाहिए। यानी पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो भी बनाएंगी। आधार और पीएमएलए मनी बिल हैं या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट अभी भी डिसाइड कर रहा था। दीज आर ऑल द इश्यूज व्हिच आर शोइंग दैट हाउ थ्राइविंग इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। जब हम पेपर 2 अभी करेंगे, देन यू मस्ट बी ब्रिंगिंग इन योर डिस्कशन फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, ऐसे डायनामिक एग्जांपल्स आपको खुद लेके आने पड़ेंगे। एनआईए का रोल, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो एल्गार परिषद एक केस है, ये ऐसे बहुत सारे केस है, तो यूएपीए लगा लो या फिर एंटी इंडिया एक्टिविटीज लगा लो, उसके केस में आपको देखना पड़ेगा कि हाउ एनआईए इज सो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और ए काइंड ऑफ एजेंसी, आई शुड से। लेकिन ये एजेंसी का कितना रोल आता है, कितनी बार इसका नाम आता है, कितने केस सॉल्व करती है, दैट विल शो केस कि क्या एक्चुअली में इट इज डूइंग व्हाट इट्स सपोज टू डू। एंटी पीपल जो माहौल कुछ लोग सोचते हैं कि इनसे बनता है, क्या ऐसा वाकई है? स्टैन स्वामी का एग्जांपल दिया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी में ही पास हो गए, ही वाज नो मोर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं। As far as healthcare system is concerned, then questions always come in the mains examination, in the prelims also schemes comes up। तो आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो क्या दे रहा है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, यानी कि 28 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। यानी 28 करोड़ लोग भारत में जो है 5 लाख रुपए से ऊपर फ्री में गारंटीड ट्रीटमेंट के हकदार बन चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज उनके घर के नजदीक, ऐसे भी 1.62 से ज्यादा बनाए जा चुके हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, गारंटीड एंड अफोर्डेबल गुड क्वालिटी मेडिसिन, यानी 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये कैसे, इनमें क्या क्या और डेफिशिएंसी हो सकती है? क्या आयुष्मान कार्ड जो बने, क्या वो सही लोगों के बने? ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल मिसयूज करके फेक बिल बनाकर सरकार से पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि रिएम्बर्समेंट तो सरकार देगी। ऐसा तो नहीं है कि जन औषधि केंद्र भी जो है, जो दवाई जन औषधि केंद्र में आनी चाहिए वो डाइवर्ट होकर प्राइवेट सेक्टर में पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं है, जो गारंटीड हेल्थ केयर सर्विसेज की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, लेकिन उनके लिए कोई ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म नहीं है। तो इस तरह से आपको उसको सोचना पड़ेगा, तभी वो क्वालिटी हेल्थ केयर बन पाएगी। इस वजह से सिर्फ इसलिए एवरीवन हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखें, तो द मोस्ट कलरफुल इन द कूलेस्ट फेस्टिवल ऑफ दिल्ली इज बैक। एक तरीके से गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि भाई
इस तरह की चीजें भी आपके सोसाइटल एलिमेंट्स को दिखाती है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, अभी हमने पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को आप ई रिक्शा से इस तरीके से कर देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट हम फेस्टिवल मना रहे हैं। क्या ये फेस्टिवल वाकई ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट कर पाता है? ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक मिडिल क्लास एलिमेंट को बिना अवेयरनेस के चीजों को देख पाता है। तो इस तरह के एलिमेंट हमें सोचने पड़ेंगे। आपसे अगर बोला जाए तो आप किस तरीके से चीजों को करोगे, ये आपके सोचने की एक बात है। चलिए आगे। जब आप बात करते हो वॉइस फॉर एनिमल्स की, तो बीजेपी एमपी पूनम महाजन, जो कि प्रमोद महाजन जी की बेटे हैं, प्रमोद महाजन, ऑनरेबल प्रमोद महाजन वाज अ ग्रेट लीडर, आई हैड अपॉर्चुनिटी टू इवन मीट हिम। तो उन्होंने बोला कि क्रुअल्टी जो एनिमल्स को है उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी पार्टी कोलीग्स को भी जो है इस तरीके से सेंसिटाइज किया, और उनको मेनका गांधी से जोड़ा जा रहा है जो कि, तो उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया भारतीय न्याय संहिता के, जिसमें महाजन ने इशू उठाया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो सेक्सुअल अब्यूज ऑफ एनिमल्स की बात करता है, बीएनएस ने उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं दिया। तो महाजन ने बोला कि ये एक डेट्रीमेंटल कारण बन सकता है और आगे चल के एनिमल्स पर अटैक बढ़ सकते हैं, और एनिमल्स का जब अब्यूज होता है तो उसके खिलाफ आप केस कैसे रजिस्टर करेंगे? तो इसलिए इनको पिनलाइज करने का बीएनएस में प्रावधान होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और आप देख सकते हैं कि नहीं रखा गया, दैट वुड हैव आल्सो बीन वन एग्जाम्पल, बट देन दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट एंड एलिमेंट। दूसरा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अटल जी के नाम पर होना चाहिए। एक प्रपोजल भेजा भी गया है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो इससे पता लगता है कि पॉलिटिकल लेगेसी भी पीछे से आगे जाती है, और जो हमारे पहले के स्टेट्समैन रहे हैं जिन्होंने भारत में इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन भी किया है, उसको अगर आपको आगे न्यू जनरेशन को भी बताना, दिस इज वन ऑफ द वेज। तो अगर रियली में ट्रिब्यूट किसी मेंटर को देनी है तो उनके काम को और उनसे जुड़कर किया जा सकता है। Another one example, as a rain hit Tamil Nadu, Stalin was in Delhi for India meet. So this is a political statement, and आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं और जो रियली में जो स्टेटमेंट होते हैं उन दोनों को आपको डिफर करना पड़ेगा। एग्जाम के जो आंसर्स हैं उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कैसे आप गागर में से सागर को निकालें। चलिए आगे। शुगर केन ग्रोवर्स फोकस किसके हैं? कांग्रेस यूपी यात्रा के मुजफ्फरनगर में। इसका मतलब ये है कि शुगर केन ग्रोवर्स को यदि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अगर वो उनको जो देना चाहे वो, तो अपने आप में एक लॉबी की तरह है, अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप की तरह है। अब न्यू फ्लैश पॉइंट बिटवीन बीजेपी एंड बीजेडी, वीके पांडियन एंड द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खामिया जानी। तो ये अ बीफ क्लेम्स टेंपल पॉलिटिक्स, यानी कि ये कल्चरल एलिमेंट भी हुआ इसके अंदर, और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो पीपल की सेंसिटिविटीज हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेट सैंक्टिटी ऑफ पुरी श्री मंदिर, जिसका रिच और कल्चरल हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वो अगर पांडियन जी ने, जो चेयरमैन है FIT के, और उन्होंने कैलसली जो है एक प्रमोटर को, बीफ प्रमोटर को अलाउ किया, तो उससे भी इश्यू बनते हैं। बोलने को ये कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के पास अपनी सैंक्टिटी और अपने सेंटिमेंट्स के अलावा कोई भी अचानक से कोई उनके पास पोटेंट हथियार नहीं होता। इसीलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज वाई ये यहाँ पर आया, वरना इसके आने का भी कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। अब बीजेडी दिखाती रहेगी कितना ही कि जानी पहले भी गई है राम मंदिर, ये कुछ भी करे, लेकिन certain things are element part, मतलब political part, and certain things you can say they are part of the social media में अपना इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाए, ये एक तरीके की लड़ाई है। चलिए आगे। So we must be ready with the next link please। तो कांग्रेस अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जब इलेक्शंस आने वाले हैं इट इज अ ब्लॉक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ऑपोजिशन, जब जो गवर्नमेंट है अगर वो एक कोहेसिव फोर्स की तरह काम कर रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो कर रही है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द पीपल्स सेंटिमेंट्स, तो अपोजिशन को कितना मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस इन वॉर ऑफ वर्ड्स विद कर्नाटका बीजेपी, प्राइवेट जेट फॉर दिल्ली विजिट। सो ऐसा नहीं है। अगर आप करप्शन की बात करें तो प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज को करप्शन की बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए। दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर कि दिस इज व्हाट द नैरेटिव इज। नैरेटिव मे नॉट बी हेल्पफुल। इंडिया का जो LCA बना है और LCH, व्हाट इज LCA एंड LCH प्रवेश?